नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका श्रोताओं। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर हाजिर हैं। श्रोताओं, भारत का चरित्र अजय रहने, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बनाकर बैठ जाए और भारत के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दे, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की, उससे पूरा देश व्यथित हो गया। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना जीवन साथी। यही कारण रहा कि भारत ने हमला करने वाले आतंकियों और उस हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से बड़ी सजा देने का प्रण लिया। और अपने इसी निर्णय पर आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी भूमि पर हुए हमले का जवाब देने के स्व अधिकार का इस्तेमाल किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए। ये ऐसे चिन्हित स्थान थे जहां से भारत के विरुद्ध आतंकी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और बगैर किसी उकसावे वाली रही। भारत ने अपने लक्ष्यों के चयन और उन्हें निशाना बनाने में काफी संयम दिखाया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और शिविरों को नष्ट करने में सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्वक कार्रवाई कर सशस्त्र बलों ने इतिहास रचा है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। हिंदुस्तान के बंटवारे और भारत की आजादी के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। कई बार सैन्य अभियान भी छेड़ा, चाहे देश के विभाजन विभीषिका का समय हो या फिर तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जंग छिड़ना हो, या फिर 1965-1971 के बाद 1999 में कारगिल का युद्ध। हर बार कायराना प्रहार किया जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन वो नहीं माना। बार बार सीज फायर तोड़ना और अपनी जमीन पर ट्रेंड करके आतंकियों को भेजने का काम करता रहा। वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की पहचान आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में हुई है। भारतीय सैनिकों ने सैन्य अभियान हो या आतंकवाद, हर बार जोरदार प्रहार किया है और पाकिस्तान हर बार बुरी तरह हारा है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर ही 6-7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे ध्वस्त कर दिया। श्रोताओं, पत्रिका के अगले अंक में भी ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और उसके आगे की कहानी जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय घोष। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास, आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए
एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की। श्रोताओं, अब हम चर्चा कर लेते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। पत्रिका के इस अंक में व्यक्तित्व की कड़ी में चंपारण के जननायक पंडित राजकुमार शुक्ल केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। वहीं पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स पर विशेष सामग्री को प्रमुखता से शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल गीता और नाट्य शास्त्र को समाहित किया गया है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि दुनिया में लंबे समय से रोचकता का विषय रही है। जहां महाभारत जैसा महाकाव्य है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा क्लासिकल ड्रामा भी है। जहां कण कण में लोक और दंत कथाओं का अद्भुत संसार रचा गया है। मनोरंजन के साथ परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम ने दुनिया में अर्थव्यवस्था के उस अद्भुत बाजार को जन्म दिया है जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था में भारत को केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन किया गया, जिसमें 90 से ज्यादा देश शामिल हुए। मुंबई में हुए इस महाआयोजन में दुनिया ने भारत की कला, संस्कृति और कंटेंट की शक्ति को देखा। भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई में 1 से 4 मई तक वेव्स 2025 का आयोजन हो रहा था। उससे ठीक 112 साल पहले 3 मई 1913 को भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। उसके बाद भारत को करीब 100 साल में भारतीय सिनेमा को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता मिली। रूस में राज कपूर की लोकप्रियता, कान में सत्यजीत रे की लोकप्रियता और ऑस्कर में RRR की सफलता में यही दिखता है। गुरुदत्त की सिनेमैटिक शायरी हो या फिर ऋत्विक घटक का सामाजिक चिंतन, AR रहमान की धुनें हो या राजा मौली की महागाथा, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। वेव्स 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज था। वेव्स 2025 में 90 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 के करीब क्रिएटर और 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। वेव्स 2025 केवल एक शिखर सम्मेलन नहीं था, ये मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण रहा। अंतर्दृष्टि से सन्निहित संवाद सत्र, सांस्कृतिक प्रतिभा से लेकर वेव्स घोषणा पत्र तक भारत ने एक ऐसे क्रिएटर अर्थव्यवस्था को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई जो समावेशी, सहयोगी और भविष्य के लिए तैयार है। भारत कहानियों और परंपराओं की धरती है, यहाँ विविधता एवं ज्ञान की अनमोल धरोहर है और अब वो पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। मनोरंजन और मीडिया उद्योग में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तेजी से बढ़ रहा है और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में फल फूल रहा है। इंटरनेट कनेक्शन पर लगातार प्रसारित हो रहे ऑडियो वीडियो सामग्री निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए तकनीक ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। अब इस सूत्र में कला, संस्कृति और कलाकार जुड़ रहे हैं और वेव्स इन्हीं को समर्पित रहा। वेव्स 2025 के लिए 1 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भारी प्रोत्साहन मिला। शासन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि योजनाएं लोगों तक किस हद तक पहुंचती हैं और उनका जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव क्या है। सिविल सेवा इस काम की रीढ़ है और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को देश के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, सिविल सेवकों के उत्तरदायित्व और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोक सेवकों के इन्हीं उत्तरदायित्वों और विकसित भारत के संकल्प पथ पर उनकी भूमिका का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवः का मंत्र दिया। भारत में सिविल सेवक चयन, उसे तैयार करने की प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को दुनिया ने भी सराहा है।
10 साल में 32 देशों के 4,500 से अधिक सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षण का आंकड़ा भी इस बात की गवाही देता है। राष्ट्र निर्माण में इन सिविल सेवकों के उत्तरदायित्व का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सत्र में सिविल सेवा दिवस पर उन्होंने कहा कि आज भारत जिन नीतियों पर काम कर रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत को जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। ऐसे में लोक सेवकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की देरी प्रशासनिक स्तर पर न हो, इस पर लोक सेवक विशेष ध्यान दें। सरकार ने इस दिशा में पहले ही 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए हैं और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवकों से प्रगति को मापना और जांचना होगा। उपलब्ध तकनीक का लाभ उठाना होगा। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि तेजी से बदलते तकनीक वाले समय में भी मानवीय रहें, संवेदनशील रहें, गरीब की आवाज सुने, उनकी तकलीफ का समाधान अपनी प्राथमिकता बनाएं। नागरिक देवो भव का मंत्र लेकर यहाँ से जाएं। इस आयोजन की जानकारी पत्रिका में शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि भारत का तीव्र विकास तभी संभव है जब इसके गांव मजबूत होंगे। इस विश्वास को 2014 के बाद और गति मिली जब मजबूत इरादे के साथ नीतियों से लेकर परियोजनाओं तक अहम बदलाव करते हुए गांव, किसान और पंचायतों को विकसित बनाने की दिशा में अहम प्रयास शुरू किए गए। इन प्रयासों के जरिए आए अहम बदलावों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस पर बिहार की उस पावन धरती पर किया, जहां से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। भारत की विकास यात्रा का शायद ही कोई विषय होगा जहां बिहार का जिक्र न आता हो। कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ बिहार को करीब 13,480 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि एक दशक में पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी गई है, जिससे गांवों के विकास को गति मिली है। उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का भी वितरण किया, जो 3 अलग अलग श्रेणियों के विजेताओं को दिया गया। बिहार को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। करीब 108 साल पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत की आजादी का आंदोलन में मील का पत्थर ही नहीं बना, बल्कि ये महत्वपूर्ण घटना थी जिसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में पूरे देश में स्थापित कर स्वाधीनता संग्राम के केंद्र में ला खड़ा किया। चंपारण के इस सत्याग्रह की नींव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। ऐसे ही एक अमिट हस्ताक्षर है पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनकी जिद के चलते बाबू चंपारण आने के लिए मजबूर हुए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में भी पंडित राजकुमार शुक्ल पर एक पूरा अध्याय लिखा, जिसमें उन्होंने उनकी सरलता और समर्पण का जिक्र किया है। चंपारण सत्याग्रह के बाद आंदोलन में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर करने वाले पंडित शुक्ल के बाकी के दिन गरीबी में बीते। पंडित राजकुमार शुक्ल की प्रेरक कहानी व्यक्तित्व की श्रेणी के अंतर्गत पढ़ी जा सकती है। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब हमारे 14 अमूल्य अभिलेख विश्व धरोहर का हिस्सा बन चुके हैं। इस उपलब्धि को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।